डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर सेशन में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन, जिसे हम बोलते हैं एलएसएम मेथड। ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर सेशन में डिटेल डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ आईएएस कोड के प्रोविजंस भी हम डिस्कस करेंगे कि आईएएस कोड्स के अंदर क्या प्रोविजन दिए गए हैं इस मेथड के लिए। ठीक है, तो आज का लेक्चर सेशन हमारा हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बात करते हैं इंट्रोडक्शन से लेकर। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है लिमिट स्टेट मेथड का, तो हम इससे पहले वाले जो लास्ट लेक्चर है उसमें भी हमने डिस्कस करा था। ठीक है, तो इस मेथड का जो ऑब्जेक्टिव है वो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इसमें एक्सेप्टेबल लिमिट जो होती है या एक्सेप्टेबल प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, वो हम सेटिस्फाई करते हैं। इट मींस कि जो स्ट्रक्चर है वो उसके थ्रू आउट द लाइफ जो है वो अनसर्विसेबल ना रहे। ठीक है, अनसर्विसेबल का मीनिंग मींस कि आप उसे यूज ना कर पाए। फॉर एग्जांपल, एक स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर लोड आ रहा है। ठीक है, वो लोड की वजह से उसमें कुछ चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो वो उन लोड को तो बियर कर पा रहा है, लेकिन जो ड्यूरेशन है वो क्या है, काफी कम है। फॉर एग्जांपल, आपने एक स्ट्रक्चर को डिजाइन करा, सब कुछ करा, वो स्टेबल है, बट आफ्टर 10 ईयर 5 ईयर स्ट्रक्चर में क्रैक्स आने लगे, स्ट्रक्चर में जो हो गया डिफ्लेक्शन मिलने लगा आपको। ठीक है, इसी तरीके से जो आपके स्ट्रक्चर मेंबर है उनमें वाइब्रेशन होने लगा। तो ये सारी चीजें होने की वजह से क्या होगा, अब स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, अनसर्विसेबल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पर हमें अचीव करना होता है एक्सेप्टेबल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एक्सेप्टेबल प्रोबेबिलिटी, उसको हम आगे समझेंगे। अब बात करते हैं डेफिनेशन को लेकर कि लिमिट स्टेट का मीनिंग क्या है। सो लिमिट स्टेट इज डिफाइंड एज द एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट बिफोर फेलर। ठीक है, सो लिमिट स्टेट क्या है, स्टेट है ये। स्टेट आप सभी को क्लियर होगा। स्टेट काय के लिए है, एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी, दोनों ही चीजें हम यहां पर लेकर चलते हैं। लिमिट स्टेट सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट बिफोर फेलर। ठीक, सो इस मेथड का एम जो है वो, प्राइमरी एम क्या है, फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या रहे, सेफली डिस्टेंट, यानी जो जो सभी लोड्स आ रहे हैं उनके अगेंस्ट क्या रहे, स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी दे। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि उसकी होल लाइफ के अंदर हमें क्या मिले, उसकी सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट भी फुल हो, सर्विसिबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग। ये प्राइमरी हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये दो तरह के लिमिट स्टेट हम यूज करते हैं, लिमिट स्टेट कॉलेप्स एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। तो पहले हम बात करते हैं कॉलेप्स की। कॉलेप्स का मीनिंग आप सभी को क्लियर होगा। ठीक है, इसलिए मैं कॉलेप्स पे ज्यादा डिस्कस ना करते हुए इसको हम दूसरे अदर वर्ड्स में अगर समझे तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ लिमिट। ठीक है, स्ट्रेंथ लिमिट मींस कि जो लोड आ रहे हैं, लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है, या लोड कैरिंग करने की जो कैपेसिटी है स्ट्रक्चर की, वो क्या हो, फुलफिल हो रही है। ठीक है, मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी को फुलफिल कर रहा हो, इसी तरीके से उसकी क्या हो, सेफ्टी रिक्वायरमेंट को भी क्या कर रहा हो, फिल कर रहा हो। अब यहां पर हम समझते हैं कि फर्स्ट, यानी लिमिट स्टेट कॉलेप्स के अंदर क्या क्या लेते हैं। तो हम लिमिट स्टेट कॉलेप्स के अंदर फर्स्ट लेते हैं फ्लेक्सर, इसको हम बेंडिंग बोलते हैं, कंप्रेशन, शियर एंड टॉर्शन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज ये है कि कभी भी हम कोई भी स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं तो वो इन चारों ही के अंदर डिजाइन होता है। या तो वो बैंडिंग के लिए डिजाइन हो रहा होगा, या कंप्रेशन के लिए डिजाइन हो रहा होगा, या शेयर के लिए डिजाइन हो रहा होगा, या टॉर्शन के लिए डिजाइन हो रहा होगा, या इनके कॉम्बिनेशन के साथ डिजाइन हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर बैंडिंग और कंप्रेशन दोनों हो रहा होगा, या बैंडिंग कंप्रेशन शेयर हो रहा होगा, या ये चारों का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर जो है इन ही चार कैटेगरी के अंदर जो है, कोई भी स्ट्रक्चर का कंपोनेंट है, फॉर एग्जांपल कॉलम हो गया, बीम हो गया, स्लैब है, फुटिंग है, ये सारे के सारे क्या है, इनमें से किसी एक को या एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन के लिए क्या हो रहा होगा, डिजाइन कर रहे होंगे। इसके अदरवाइज अपन किसी और केस में उसको अपन फिर आगे जो अलग से कैटेगरी हो उसमें डिस्कस करते हैं।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम सर्विसिबिलिटी की। तो आपको ये क्लियर होगा कॉलेप्स का मीनिंग कि हम उसमें लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी को डिस्कस करते हैं कि वो इन चारों में क्या हो, फुलफिल कर रहा हो। ठीक है। अब दूसरी बात आती है सर्विसिबिलिटी की। ठीक है। तो अगर आप कोई स्ट्रक्चर जो है वो, और कोई भी चीज है, स्ट्रक्चर से मीनिंग नहीं है, अगर कोई भी सर्विसेबल नहीं है तो उसका कोई यूज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने डेस्कटॉप बना लिया है बट वो डेस्कटॉप वर्किंग कंडीशन में नहीं है। ठीक है, दिख रहा है डेस्कटॉप है, बिल्कुल स्टेबल है, बट वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है, तो वो भी सर्विसेबल नहीं है। आपके पास स्मार्टफोन है, आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं। ठीक है, स्मार्टफोन है आपके पास, वो दिखने में अच्छा है, सारी चीजें हैं, बट वो उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल नहीं कर रहा है, तो वो क्या है, नॉट सर्विसेबल है। ठीक है। तो यहां पर हम जो देखते हैं, इंश्योर करते हैं, ठीक है, परफॉर्मेंस की, स्ट्रक्चर की जो परफॉर्मेंस है उसको हम इंश्योर करते हैं अंडर दी वर्किंग लोड। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं डिजाइन लोड की बात नहीं कर रहा हूं, यहां हम बात कर रहे हैं वर्किंग लोड की। ठीक है, और ये एस्टिमेट कैसे करते हैं, तो इसको एस्टिमेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिक थ्योरी, या जिसे हम बोलते हैं WSM मेथड या वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ठीक है। अब जहां पर जब लिमिट स्टेट सर्विसिबिलिटी की बात करते हैं, तो जहां पर मेजर तीन लिमिट स्टेट सर्विसिबिलिटी हम लेते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है डिफ्लेक्शन, सेकंड होता है क्रैकिंग, एंड थर्ड वन इज लिमिट स्टेट सर्विसिबिलिटी ऑफ वाइब्रेशन। क्लियर है ये चीज? ठीक है। तो यहाँ पर सर्विसिबिलिटी इन थ्री लिमिट स्टेट के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं। अब एक क्वेश्चन राइज होता है कि जब हम LSM में वर्क कर रहे हैं, यानी हम LSM को, स्ट्रक्चर को डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर हम उसको जो सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट है वो WSM से क्यों फिल कर रहे हैं? ठीक है, आप में से किसी को, स्टूडेंट को शायद ये क्वेश्चन राइज हो, नहीं भी राइज हो, बट मैं बताना चाहूंगा कि ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, उसमें जो डिफॉर्मेशन आता है, ठीक है, डिफॉर्मेशन वर्किंग लोड पर अपन क्या करते हैं, देखते हैं, ना कि कॉलेप्स लोड पर। फॉर एग्जांपल, कोई भी आप बीम ले लीजिए, फॉर हम बीम का एग्जांपल लेते हैं, बीम है, बीम पहले बेंड होगा कि फेल होगा? तो आप में से सभी कहेंगे कि नहीं, पहले बेंड होगा, डायरेक्ट फेल कैसे हो जाएगा? ठीक है, कुछ तो डिफॉर्मेशन पहले दिखेगा। ठीक, तो यही रीजन है कि जो डिफॉर्मेशन आता है वो वर्किंग लोड पर आता है। ठीक है, और जो फेलर होता है, कोलैप्स, वो अल्टीमेट लोड पर होता है। इसलिए हमें क्या चेक करना है, सर्विसिबिलिटी में। तो इट मीन्स कि वहां डिफॉर्मेशन का जो लेना है, वो अपन को स्ट्रक्चर में डिफॉर्मेशन का अमाउंट को कैलकुलेट करना है, तो वो हमें कहाँ मिलेगा, वर्किंग लोड पर। इसलिए LSM में भी जब हम सर्विसिबिलिटी की बात करते हैं, तो सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया हम WSM से ही यूज करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम IS कोड्स के अंदर क्या क्या प्रोविजन दिए गए हैं LSM मेथड के लिए। तो LSM मेथड जो है, पूरा का पूरा सेक्शन दिया गया है आपको, सेक्शन 5 IS 456 2000। आप यहां से पूरा का पूरा LSM मेथड देख सकते हैं IS कोड के अंदर। तो पहले बात करते हैं हम लिमिट स्टेट डिफ्लेक्शन, यानी कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन, IS कोड इसके रिगार्डिंग क्या कहता है। बाद में हम काय पे बात करेंगे, कॉलेप्स के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि डिफ्लेक्शन शॉर्ट पार्ट है और कॉलेप्स ज्यादा पार्ट कवर कर रहा है। चलिए, सो डिफ्लेक्शन जो है उसकी आपको कुछ लिमिट दी गई है। अब एक चीज हम समझते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा कि कभी भी ऐसा जरूरी नहीं है कि स्ट्रक्चर में डिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। स्ट्रक्चर में डिफ्लेक्शन अमाउंट होता ही है। ठीक है, अब कहीं पर वो अमाउंट क्या होता है, ज्यादा होता है, और कहीं पर कम होता है, इसलिए उसकी एक लिमिट दी गई है। ठीक है, लिमिट दी गई है, कोड ने भी उसकी क्या करी गई है, आपको एक लिमिट दी गई है। जीरो डिफ्लेक्शन केस हम लेकर नहीं चलते। अब इसको हम देखते हैं कि कोड इसके रिगार्डिंग क्या कहता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं 23.1 जो है क्लॉज नंबर, उसमें देखते हैं। सो द फाइनल डिफ्लेक्शन ड्यू टू ऑल लोड्स इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, creep and shrinkage measure from as a cast level of the support of floor, roofs, all other horizontal member should not be normally exceed span upon 250। ठीक है, तो देखिए ये किस लेवल पर है, कास्ट लेवल पर। जब हम क्या कर रहे हो, स्ट्रक्चर को कास्ट कर रहे हो, उस लेवल पर क्या होना चाहिए, जो डिफ्लेक्शन की लिमिट दी गई है वो कितनी है हमें, स्पान अपॉन 250। क्लियर है ये चीज, ये हमें किस लेवल पर दी गई है,
कास्ट लेवल पर। इसी तरीके से हम बात करें, ठीक है, यहाँ पर इरेक्शन और पार्टीशन के टाइम पर, ठीक है, इरेक्शन और पार्टीशन, इरेक्शन आप समझते होंगे, इरेक्शन, इरेक्शन ऑफ फॉर्मवर्क, ठीक है, इरेक्शन ऑफ फॉर्मवर्क। सो यहाँ पर जो फिनिशिंग पार्ट हम लेते हैं, ठीक है, फिनिशिंग पार्ट मींस के जब आपका स्ट्रक्चर फिनिश लेवल पर होता है, जब आप इरेक्शन वगैरह सारी चीजें कर लेते हैं कास्टिंग के बाद, ठीक है, तो यहाँ पर शुड नॉट नॉर्मली एक्सीड स्पान अपॉन 350 या 20 mm, विच एवर लेस, दोनों में से जो भी लेस होगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आता है फाइनल डिफ्लेक्शन, ठीक है, ठीक है। तो जब हम डिजाइन की बात करते हैं तो हम ये क्राइटेरिया ना लेते हो, हम ये क्राइटेरिया लेंगे। ये क्राइटेरिया कब के हैं? जब आप कास्ट कर रहे हैं या कास्ट के बाद आप जब आप इरेक्शन स्टेट पर हैं उस लेवल पर बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो हम जिन पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं वो कौन से हैं, ठीक है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन के लिए जो हम डिजाइन पर्पस के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो कोड ने हमें यहाँ पर स्पान अपॉन इफेक्टिव डेप्थ का रेशियो दिया गया है। डिफ्लेक्शन किस फॉर्म में दिया गया है? स्पान अपॉन इफेक्टिव डेप्थ, यानी एल अपॉन डी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, कितने स्पान के लिए? अप टू द 10 मीटर स्पान के लिए। फॉर एग्जांपल 10 मीटर का बीम, 10 मीटर से कम का बीम, 10 मीटर से कम की स्लैब, इस तरह के सेक्शन के लिए, ठीक है। तो अगर क्या हो आपका सेक्शन कैंटिलीवर एक्शन में हो तो उसके लिए हमारा क्या होगा, डिफ्लेक्शन क्या क्या है, स्पान अपॉन डेप्थ रेशियो 7। इसी तरीके से सिंपली सपोर्टेड के लिए 20, कंटिन्यूअस के लिए 26। क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब इसके बाद बारी आती है कि अगर स्पान 10 मीटर से ज्यादा हो तो उस केस में क्या करेंगे, ठीक है। तो यहां पर फॉर स्पान अबव 10 मीटर एंड अबव वैल्यू इन मे बी मल्टीप्लाइड बाय द 10 अपॉन स्पान, ठीक है, पर इन मीटर्स में इसको क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते चलेंगे। क्लियर है ये चीज, तो जो भी कैलकुलेशन होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। डिफ्लेक्शन के बाद सर्विसिबिलिटी में दूसरा क्राइटेरिया आता है क्रैकिंग का, ठीक है। तो क्रैकिंग को हम 3 पॉइंट में समझते हैं। फर्स्ट वन, क्या हमारा स्ट्रक्चर जो है वहां पर क्रैक का कोई रोल है, ठीक है। अगर क्रैक का कोई रोल है तो वो कितना है उसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं फुटिंग, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपकी फुटिंग जो है उसमें क्रैक है, और दूसरा आपका कॉलम में क्रैक है, और तीसरा आपका वाटर टैंक में क्रैक है। तो ये 3 कैटेगरी आप समझ लीजिए। तो आपके लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट कहाँ होगी, क्रैक कहाँ ज्यादा हार्मफुल होगा? सभी कहेंगे उस केस में कि भाई वाटर टैंक है, अगर उसमें जरा सा भी क्रैक होगा तो उस केस में क्या होगा, हार्मफुल होगा। तो यही कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई होती है, ठीक है, कि अगर जो सरफेस विड्थ ऑफ द क्रैक शुड नॉट बी जनरल एक्सिड 0.3 mm इन मेंबर व्हेन क्रैकिंग इज नॉट हार्मफुल। फॉर एग्जांपल आपका कॉलम है, कॉलम में अगर एक स्मॉल क्रैक है और 0.3 mm तक की लिमिट है, ठीक है, तो वहां पर क्रैकिंग जो है वो इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा। लार्ज कॉलम जनरली जब आप बड़े साइज के कास्ट करते हैं तो उसमें कई बार ये दिक्कत होती है। इसी तरीके से हम बात करते हैं इन मेंबर वेयर क्रैकिंग इन द टेंसाइल जोन। फॉर एग्जांपल आपका बीम है, अब बीम के अंदर क्रैक आ गया, ठीक है, क्लियर है ये चीज, ठीक है। और ये क्या है, एक्सपोजर कंडीशन क्या है कि एक्सपोज टू मॉइस्चर और कांटेक्ट टू सॉइल और ग्राउंड वाटर। फॉर एग्जांपल फुटिंग है, फुटिंग में भी आ गया, ठीक है। तो उस केस में इसकी अपर लिमिट कितनी हो जाती है, 0.2 mm। क्लियर है ये चीज, ये मैक्सिमम विड्थ ऑफ क्रैक है, ये अलाउ करता है कोड। इसी तरीके से 35.3.2 क्लॉज नंबर देखेंगे। तो अब बात करते हैं हम सीवियर कंडीशन के अंदर। सीवियर कंडीशन के अंदर क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपका क्या है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम समझते हैं जैसे आपके कोई वाटर टैंक है, या आपका एक्सपोजर कंडीशन बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, और जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो वेरी सीवियर है। तो उस केस के अंदर जो क्रैक शुड नॉट बी जनरली एक्सीड 0.1 mm, ठीक है। इस केस के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, क्रैक 0.1 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये क्रैकिंग का क्राइटेरिया है। और बाकी जो सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर का बिहेवियर कैसा है उसकी बेस पर। सो नेक्स्ट बात करते हैं हम किसके लिए, कैरेक्टरिस्टिक एंड डिजाइन वैल्यू एंड पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, जो दिया है हमें किसमें, आईएस कोड के अंदर। सो यहाँ पर क्लॉज नंबर 36 दिया है किसके लिए, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के लिए। कैरेक्टरिस्टिक जो स्ट्रेंथ है हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस करा था,
इसमें भी हम देख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर भी वही है, द टर्म कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मीन दैट वैल्यू द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। फॉर एग्जाम्पल, आप कंक्रीट के हम कंक्रीट की स्ट्रेंथ किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं? क्यूब से निकालते हैं। तो इसको हम एग्जाम्पल की तरह समझ ले। फॉर एग्जाम्पल, हमने 100 क्यूब्स कास्ट करे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि 5 पर जो क्यूब्स हैं वो सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं दे रहे हैं और 95% जो है वो सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट दे रहे हैं। तो इस केस में हम इसे क्या मानेंगे? इसे हम पास मानेंगे। क्लियर है? लेकिन अगर 5 से 6 क्यूब हो जाते हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा? ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर। ये तो हो जाती है किसके केस में? जब हम बात करते हैं किसकी? कंक्रीट के केस में। ठीक है, बाकी हम इसको अलग से और डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर, बट अब यहाँ पर ये समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो मीन वैल्यू है आपकी, ठीक है, मीन वैल्यू ऑफ द स्ट्रेंथ, ठीक है, उसमें क्या हो, 5% से ज्यादा रिजल्ट क्या हो, वेरिएशन ना हो, यानी ±5 इसको लेकर चले। दूसरी चीज बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ किसके रेस्पेक्ट में, ठीक है, स्टील के लिए। तो स्टील के लिए हमारा क्लॉज क्या बोलता है? स्पेसिफिकेशन फॉर रेनफोर्सिंग स्टील, किसके लिए? रेनफोर्सिंग स्टील आर मॉडिफाइड टू इंक्लूड द कॉन्सेप्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। द कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू शैल बी एज्यूम एज द मिनिमम यील्ड स्ट्रेस अपॉन 0.2% ऑफ प्रूफ स्ट्रेस। ठीक है, इस केस में भी वही, यहाँ पर भी वही चीज है कि या तो हम क्या करेंगे, 95% प्रोबेबिलिटी के साथ वर्क करेंगे, या फिर उसको दूसरे आईएस कोड जो रिकमेंड करता है वो क्या कहता है कि मिनिमम यील्ड स्ट्रेस अपॉन 0.2% ऑफ प्रूफ स्ट्रेस, जिसको हम लेकर चलते हैं। ठीक है, वो हमने लास्ट वीडियो सेशन में बहुत अच्छे से डिस्कस करा है, आप वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक लोड। ये किसके लिए था? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के लिए था। तो हमने कंक्रीट और स्टील को देखा। अब कैरेक्टरिस्टिक लोड की बात करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक लोड का मीनिंग भी वही है, ठीक है, कि वैल्यू ऑफ लोड विच इज 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग एक्सेस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर। यानी वो लोड जिसकी 95% प्रोबेबिलिटी क्या हो कि ये स्ट्रक्चर की होल लाइफ के अंदर वेरिएशन नहीं आएगा, और सिर्फ 5% प्रोबेबिलिटी क्या हो कि इसमें चेंजेस आ सकते हैं। तो वो लोड हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक लोड। और कैरेक्टरिस्टिक लोड्स जो है आपको कहाँ से मिल जाएंगे? आईएएस कोड से 875 से। पार्ट 1 देखेंगे तो आपको इम्पोज लोड, जिसे हम लाइव लोड बोलते हैं। इसी तरीके से पार्ट 2 देखेंगे तो विंड लोड के लिए, पार्ट 3 देखेंगे तो स्नो लोड, ठीक है, पार्ट 4 सेस्मिक फोर्स, ठीक है, इसी तरीके। क्लियर है ये चीज? स्नो लोड वगैरह ये सारी चीजें, ठीक है, क्लियर है ये चीज? ठीक है, डेड लोड के लिए आप पार्ट 1 देखें, इम्पोज लोड यानी लाइव लोड के लिए पार्ट 2, विंड लोड के लिए पार्ट 3, स्नो लोड के लिए पार्ट 4 और सेस्मिक लोड के लिए आईएस 1893। ठीक है, ये आपको कोड रिकमेंड करता है। देखिए, तो यहाँ पर मैंने देखिए यहाँ पर आप ये चीज देख रहे होंगे ग्राफ, ठीक है, तो ये हमारी मीन वैल्यू है, ठीक है, मीन वैल्यू आपकी आई है वो, ठीक है। तो ये जो 95% रीजन है, ठीक है, ये क्या कर रहा है? ये इसकी प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है। ये प्रोबेबिलिटी अगर आप देखेंगे कर्व, तो ये 95% रीजन दो है इसमें। इसका मीनिंग क्या है कि ये रीजन क्या शो कर रहा है, ठीक है, और ये सिर्फ 5% जो है ये क्या बोल रहा है कि ये वेरिएशन आ सकते हैं। तो ये स्मॉल अमाउंट है और ये 95% वैल्यू जो है वो ले रहे हैं अपन। क्लियर है ये चीज? ठीक है, इसको हम बोलते हैं एफ सी के इक्वल टू एफ एम माइनस 1.64 एस, वेयर एफ एम इज मीन स्ट्रेंथ, एस इज स्टैंडर्ड डेफिएशन। इसी तरीके से अगर आपको मीन स्ट्रेंथ फाइंड करना हो तो मीन स्ट्रेंथ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? एफ सी के प्लस 1.64 एस, एस मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर है ये चीज? सो अब बात करते हैं क्लॉज नंबर 36.3 की, जो किसके रिगार्डिंग है? डिजाइन वैल्यूज की। ठीक है, तो डिजाइन वैल्यूज मींस कि जो आप स्ट्रेंथ वगैरह ले रहे हैं उनको डिजाइन स्ट्रेंथ कैसे लेंगे? फॉर एग्जांपल मटेरियल की बात करते हैं। सो द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल गिवन बाय, तो हमें डिजाइन स्ट्रेंथ के लिए क्या बोल रहा है? डिजाइन स्ट्रेंथ निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी, गामा एम जो है पार्शियल फैक्टर, सेफ्टी फैक्टर है, ठीक है, जो मटेरियल के यूज होता है। जब गामा एम होगा तो मटेरियल होगा, और गामा एफ होगा तो क्या होगा? फोर्स के लिए होगा, यानी लोड के लिए होगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे? पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टीज यूज करेंगे। गामा एम मटेरियल के लिए और गामा एफ काय के लिए यूज करेंगे? लोड्स के लिए यूज करेंगे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। ठीक, अब पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो होते हैं वो लेते क्या है? तो हमें कोड में 36.4
पॉइंट वन में मिलेगा कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर गामा एफ लोड के लिए हम कितना लेंगे, टेबल नंबर 18 से वैल्यूज लेंगे। तो हम टेबल नंबर 18 देख लेते हैं क्या है। तो देखिए, फर्स्ट हम समझते हैं लोड कॉम्बिनेशंस के लिए। ठीक है, लोड कॉम्बिनेशन के लिए क्या है। तो देखिए यहां पर डेड लोड प्लस इम्पोज लोड, इट मींस लाइव लोड। सेकेंड वाला डेड लोड प्लस विंड लोड, इसी तरीके से डेड लोड इम्पोज लोड मींस लाइव लोड प्लस विंड लोड। ये टेबल नंबर 18 दी गई है आपको। ठीक है, सेफ्टी फैक्टर के लिए। जब हम लिमिट स्टेट कॉलेप्स की बात करेंगे, यानी हम जब स्ट्रेंथ की बात करेंगे, स्ट्रक्चर के डिजाइन की बात करेंगे, ठीक है, उस केस में हम क्या लेंगे, यानी जब हम शेयर बैंडिंग टॉर्शन, क्लियर है ये चीज, शेयर बैंडिंग टॉर्शन और कंप्रेशन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो हम पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या लेंगे, 1.5। क्लियर है ये चीज। ठीक है, कॉम्बिनेशन यानी डेड लोड और इम्पैक्ट लोड के लिए 1, इम्पोज लोड के लिए 1.5, और जब विंड लोड अलग से कर लेंगे उसे कंसिडर तो उसे 1 ही लेंगे। लेकिन जब हम डेड लोड प्लस विंड लोड लेंगे तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5। इसी तरीके से जब हम डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड ये तीनों का कॉम्बिनेशन लेंगे तो यहाँ पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगा, 1.2। क्लियर है ये चीज। ठीक है, अब इसी बात तरीके से हम सर्विसिबिलिटी की बात करें, यानी जब हम क्रैकिंग, ठीक है, और डिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो क्रैकिंग और डिफ्लेक्शन के केस में हम क्या लेंगे वैल्यू, हम वो समझते हैं। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन और क्रैकिंग के केस में हम क्या लेंगे, यहाँ पर हम जनरली उसको क्या लेते हैं, 1 ही काउंट करते हैं। ठीक है, और जब हम लोड कॉम्बिनेशन ले लेते हैं एक्सट्रीम वाला तो उस केस में यहाँ पर क्या हो जाता है, इम्पोज लोड और विंड लोड को 80% ही कंसीडर करते हैं। क्लियर है ये चीज। ये वैल्यू आपको किस में मिलेगी, टेबल नंबर 18। ठीक है, आईएस कोड। अब बात करते हैं पार्शियल फैक्टर, सेफ्टी फैक्टर मटेरियल के लिए। ठीक है, मटेरियल स्ट्रेंथ के लिए। ठीक है, मटेरियल स्ट्रेंथ के लिए कोड हमें कहता है, ठीक है, कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जब हम मटेरियल के लेंगे तो कंक्रीट में हम कितना यूज करेंगे, 1.5, और स्टील के लिए हम यूज करेंगे 1.15। ठीक है, तो अब आप कहेंगे भाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी जब ले रहे हैं तो दोनों मटेरियल के लिए एक जैसा होना चाहिए, अलग अलग क्यों है। तो उसका रीजन ये है, समझने की बात ये है कि देखिए कंक्रीट जो है आपका मटेरियल, ठीक है, उसमें वेरिएशन के बहुत ज्यादा चांसेस है। क्यों, क्योंकि हर बार कंक्रीट जो है मिक्स अलग होता है तो उसमें वेरिएशन के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, हम 1.5 यूज कर रहे हैं। लेकिन स्टील के अंदर वेरिएशन के कोई चांस नहीं है क्योंकि फैक्ट्री मेड है। समझ रहे हैं आप, ये कहाँ बन रहा है, ये फैक्ट्री में पूरा का पूरा कास्ट हो रहा है, तो उसके लिए इस केस में अपन क्या करते हैं, इसके लिए कम यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं लिमिट स्टेट ऑफ कॉलेप्स की बात करते हैं। अब हम आते हैं हमारे मेन पार्ट के ऊपर जहां से हम अपना डिजाइन पार्ट स्टार्ट करेंगे। इट मींस कि कॉलेप्स में फर्स्ट हम ले रहे हैं किसके लिए, फ्लेक्सर। फ्लेक्सर मींस बैंडिंग के लिए। पहला हम किसको ले रहे हैं, बैंडिंग के लिए, बाद में हम कंप्रेशन वगैरह सबको डिस्कस करेंगे। तो फ्लेक्सर के लिए हम बात करते हैं, तो इसमें अजम्पशन बात करते हैं। अजम्पशन आईएस कोड जो है आपको अजम्पशन दिए हुए हैं। ठीक है, फ्लेक्सर के केस में क्लॉज नंबर चेक कर लिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। प्लान सेक्शन नॉर्मल टू द एक्सिस रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। फॉर एग्जांपल कोई बीम है, ठीक है, अब जब बेंड होगा तो उसके शेप के अंदर कोई चेंज आएगा। ठीक है, प्रैक्टिकली तो ऐसा पॉसिबल है कि कुछ माइनर चेंज आएंगे, लेकिन जब हम उसको डिजाइन अजम्पशन डिजाइन के लिए अज्यूम करते हैं तो हम उसे मानते हैं कि बिफोर बेंडिंग एंड आफ्टर बेंडिंग जो उसका सेक्शन रहेगा वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट एट द आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर इज टेकन एज 0.0035 इन बेंडिंग। यानी अगर आप स्ट्रेन को काउंट करेंगे कंक्रीट के अंदर स्ट्रेन को और आउटर मोस्ट फाइबर के रिस्पेक्ट में, तो उस केस में हम स्ट्रेन अमाउंट कितना का रखेंगे, 0.0035 इन बाइंडिंग के केस में। इसी तरीके से हमारा क्या कहता है कि द रिलेशनशिप बिटवीन कंप्रेशन स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन कंक्रीट एंड द स्ट्रेन इन कंक्रीट मे बी एज्यूम टू बी रेक्टेंगुलर, ट्रेपेजॉइडल एंड पैराबोला। इस पॉइंट को हम आगे डिस्कस करते हैं। सो हम उसका सब पॉइंट लेते हैं। फॉर डिजाइन पर्पस द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन द स्ट्रक्चर शेल बी एज्यूम टू 0.6 टाइम। यानी जो हम जब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट लेंगे, ठीक है, इसको कैलकुलेट यानी कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिजाइन पर्पस के लिए जब हम यूज करेंगे तो हम उसको कितना लेंगे, सिर्फ 67% ही हम उसको
यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल 100% अगर 1 है तो हम यहाँ पर कितना ले रहे हैं 67%, यानी 0.6 टाइम्स ही उसको हम लेंगे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को। और यहाँ पर पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम कितना यूज कर रहे हैं मटेरियल के लिए, गामा है 1.5, ठीक है। शेल बी अप्लाइड इन एडिशनल टू दिस। अब यहाँ पर हम समझते हैं इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम कंक्रीट के रिस्पेक्ट में स्ट्रेस स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व को अगर हम ड्रॉ करें, क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि जो कर्व है हमें वो कैसा मिलेगा, या तो पैराबोलिक मिलेगा, ठीक है, या रेक्टेंगुलर मिले, ठीक है। तो यहाँ हम पैराबोलिक कर्व के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो यहाँ पर कॉर्ड के अंदर आपको ये 3 कर्व दिए गए हैं, 3 डिफरेंट डिफरेंट कर्व दिए गए हैं। तो फर्स्ट जो कर्व है वो किसको डिनोट कर रहा है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ यानी एफसी के। और दूसरा वाला कर्व जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको 0.67 एफसी के। और तीसरा वाला कर्व जो आपको बोल रहा है 0.67 एफसी के अपॉन गामा है। तो देखिए मैक्सिमम स्ट्रेन हम कितना ले रहे हैं 0.0035, जो हमने इससे पहले वाले, ठीक है, अजम्पशन सेकंड अजम्पशन में देखा, ठीक है, कि हम मैक्सिमम स्ट्रेन आउटर मोस्ट फाइबर पे कितने लेंगे 0.0035। तो अब ये कर्व कैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है, 0.002 स्ट्रेन लिमिट तक तो आपको मिलेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा आपको स्टेबल मिलेगा। क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब फर्स्ट हम समझते हैं एफसी के। तो देखिए जब हम कंक्रीट की स्ट्रेंथ निकालते हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ निकालते हैं, तो वो किसके लिए निकालते हैं, क्यूब के लिए। लेकिन क्यूब के डायमेंशन में और स्ट्रक्चर में जो यूज हो रहा है उसमें डिफरेंस है, ठीक है। तो फर्स्ट जो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करते हैं वो कितना यूज करेंगे 1.5। तो फॉर एग्जांपल एफसी के अपॉन 1.5 निकालेंगे तो कितना आएगा 0.67 एफसी के। तो पहला वाला जो हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ये दूसरा वाला जो सॉरी फर्स्ट वाला जो कर्व यूज कर रहे हैं वो किसके लिए हो गया, क्यूब के लिए हो गया। लेकिन दूसरा वाला जो कर्व है वो किसके लिए होता है, स्ट्रक्चर के लिए होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर में अब क्या होता है शेप का चेंज आ जाता है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं शेप फैक्टर। तो शेप फैक्टर हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लिया 1.5, तो यहां से हमें कितनी मिली कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ 0.67 ऑफ एफसी के। क्लियर है ये चीज। लेकिन जो तीसरा वाला ग्राफ है, थर्ड वाला ग्राफ है, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये हम किसके लिए यूज करते हैं, हम डिजाइन पर्पस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर डिजाइन के लिए हमें डिजाइन के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करना है, अभी क्लॉज हमें बोल रहा है, ठीक है। द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर गामा एम इज 1.5 शेल बी अप्लाइड इन एडिशनल टू दिस। तो यहाँ पर हमने 1.5 फिर से अप्लाई करा गामा एम, तो 1.5 हमने अप्लाई करा, तो यहाँ पर हमें कितनी मिली 0.446 एफसी के। ये हमें क्या मिल रही है, स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन। क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो समझ लीजिए फर्स्ट वाला ग्राफ जो है वो किसके लिए होता है, क्यूब के लिए होता है। सेकंड वाला ग्राफ जो होता है वो स्ट्रक्चर मेंबर के लिए, लेकिन थर्ड वाला जो ग्राफ हम यूज करेंगे वो किसके लिए यूज करेंगे, डिजाइन पर्पस के लिए यूज करेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट assumption है द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज इग्नोर्ड, ठीक है। हमें पता है कि 1.3% ही हमें क्या मिलती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ मिलती है कंक्रीट के अंदर, तो उसको हम क्या करते हैं बिल्कुल ही इग्नोर करके चलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से स्ट्रेसेस इन द रेनफोर्समेंट आर डिराइव फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इस तरीके से जब हम स्टील के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व देखेंगे, और यहाँ पर हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना यूज करना 1.5। तो यहाँ पर देखिए फिगर नंबर 23 है, मैंने डायरेक्टली वहां से आईएस कोड से लिया है। तो यहाँ पर दो फिगर दिए गए हैं, फिगर नंबर 23 ए और 23 बी। तो 23 ए जो है वो किसके लिए, कोल्ड वर्क डिफॉर्म्ड बार, यानी किसके लिए, डिफॉर्म्ड बार यानी HYSD बार है। और यहाँ पर जो सेकंड वाला जो ग्राफ दिया गया है वो आपको किसके लिए दिया गया है, बार विद डिफाइनाइट यील्ड पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं माइल्ड स्टील, ठीक है। तो इस केस में जो मैक्सिमम आपको मिल रही है स्ट्रेंथ वो कितनी मिल रही है आपको FY, ठीक है। यहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने कितना यूज करा 1.15, तो यहाँ हमें कितनी वैल्यू, ठीक है 0.87। क्लियर है ये चीज 0.87। इसी तरीके से जब हम माइल्ड स्टील के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, ठीक है, तो माइल्ड स्टील के में हमें क्या होता है, यील्ड पॉइंट डिफाइंड होता है। यहाँ पर देखिए यील्ड पॉइंट डिफाइंड नहीं है, ठीक है, यील्ड पॉइंट डिफाइंड नहीं है, लेकिन यहाँ यील्ड पॉइंट डिफाइन है, ठीक है, यील्डिंग पॉइंट जो है वो डिफाइन है। तो इस केस में भी हम क्या लेते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.15 ही लेते हैं, और यहाँ पर भी हमें कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ स्टील की कितनी मिलती है 0.87 FY दोनों ही केस में, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देने वाली क्या है कि दोनों ही केस में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ES की वैल्यू क्या है, दोनों के लिए सेम है, ठीक है। उसको हम ग्राफ को और भी डिस्कस करेंगे जब यूज होगा,
चलिए, इसी तरीके से नेक्स्ट अजम्पशन है द मैक्सिमम स्ट्रेन इन द टेंशन रेनफोर्समेंट इन द सेक्शन एट फेलर शेल नॉट बी लेस देन, यानी जो आपका टेंसाइल रेनफोर्समेंट आप यूज कर रहे हैं, यानी आप स्टील बार जो यूज कर रहे हैं उसमें जो स्ट्रेन की वैल्यू हो रही है वो किसी भी पॉइंट पर किससे कम नहीं होना चाहिए, in the section at failure shall not be less than this value fy upon 1.15 es plus 0.02। यहाँ पर fy क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, एंड es मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। अब इसको समझते हैं आता कहाँ से, तो देखिए हमने वही दोनों ग्राफ लिए हैं वापस, ठीक है। ये माइल्ड स्टील के लिए हो गया, ये एच वाई एस डी बार के लिए, दोनों में हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखा है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए यील्ड पॉइंट इसका ये है, और ये यील्ड पॉइंट हमें कहाँ मिलता है, स्ट्रेन वैल्यू 0.002 पर हमें ये स्ट्रेन पॉइंट मिलता है। लेकिन यहाँ पर हमने जब बात करी तो यहाँ पर हमारा क्या है, दिक्कत क्या है कि हमारा जो यील्ड पॉइंट है, ठीक है, ठीक है, वो डिफाइन नहीं है। फॉर एग्जांपल एक वैल्यू आपको यहाँ भी मिल सकती है, यहाँ भी मिल सकती है, यहाँ भी मिल सकती है, ठीक है, 415 के रिस्पेक्ट में। क्लियर है ये चीज, यहाँ भी हो सकती है वो वैल्यू, यहाँ भी हो सकती है, अलग अलग जगह पर इस ग्राफ के अंदर कहीं पर भी वो वैल्यू हो सकती है स्ट्रेन की। तो हम इसको निकालते कैसे, तो फॉर एग्जाम्पल हमने फर्स्ट वैल्यू आपकी यहाँ पर मिल रही है, उसके बाद हमारा ग्राफ जो है वो स्टेबल हुआ कर्व, तो यहाँ से हमने पॉइंट लिया और यहाँ वैल्यू हमें क्या मिल रही है, स्ट्रेन की वैल्यू 0.87 एफ वाई अपॉन ई एस प्लस 0.002। तो देखिए हमने इसको, ये वाला जो पार्ट है, ये ट्राइंगल आप देख रहे हैं, ये ट्राइंगुलर पोर्शन, तो देखिए कि कुछ सिमिलर है इसकी तरह, सिमिलर है, आपको समझ में आ रहा होगा ये जो है ये वैल्यू ये सिमिलर है। इट मीन्स कि ये जो अमाउंट ऑफ स्ट्रेन है ये तो सेम है, यानी जितना माइल्ड स्टील में स्ट्रेन अमाउंट था वही स्ट्रेन अमाउंट आपको कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है। और एडिटिव जो है इसमें पोर्शन आ रहा है, तो एडिटिव को हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यहाँ पर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है 0.87 एफ वाई, और स्ट्रेन की वैल्यू क्या है आपको नोन नहीं है, तो हम इसको इस रिलेशनशिप से निकाल लेते हैं कि स्ट्रेन इज इक्वल्स टू 0.87 एफ वाई अपॉन ई एस। क्लियर है ये चीज, तो यही हमने लिखा है कि 0.002 तो जो होती है हमने कहाँ से ले ली, इस माइल्ड स्टील कर्व से हमने इसको ले लिया, और प्लस में जो एडिशनल स्ट्रेंथ था वो हमने यहाँ से कैलकुलेट करा, तो फाइनल जो स्ट्रेन वैल्यू जो हमें मिली इस पॉइंट पर वो कितने मिली, 0.87 एफ वाई अपॉन ई एस प्लस 0.002। ओके, तो इस सेशन में हम इतना ही पोर्शन डिस्कस करेंगे। अब जो नेक्स्ट लेक्चर हमारे स्टार्ट होंगे वो बिल्कुल हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो हमने डिज़ाइन क्राइटेरिया दिए हैं सिंगली डबली, ठीक है, ये जो पोर्शन है हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, डाउट हो, सजेशन हो, आप बिल्कुल मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में भी डिस्कस कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ जो है आप पर्सनली मुझे मैसेज कर कर भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, बी सेफ, हैव अ नाइस डे।